नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। महाकुंभ के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया। मोदी ने कहा, यह एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। हजारों साल की गुलामी की मानसिकता को तोड़कर सनातन की भव्य विरासत का विश्व दर्शन है। महाकुंभ समाप्त होने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन संगम क्षेत्र में सन्नाटा नहीं है। आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि संख्या उतनी नहीं है जितनी कल तक थी, लेकिन आज भी लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। महाकुंभ के समापन के बाद आज से योगी आदित्यनाथ ने संगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान शुरू किया। आज प्रयागराज में 1.5 महीने से श्रद्धालुओं की सेवा में लगे सभी लोगों के सम्मान का दिन था। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रियों के साथ पूरा दिन प्रयागराज में बिताया। स्वच्छता और सेवा कार्यों में लगे लोगों से मुलाकात की। पुलिस कर्मियों को दिन रात मेहनत करने के लिए धन्यवाद दिया। योगी ने ऐलान किया कि महाकुंभ के आयोजन में लगे सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, उन्हें बोनस दिया जाएगा। सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और होम गार्ड्स को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। योगी ने कहा, जिस शहर में 25 लाख लोगों की ठहरने की क्षमता है, उस शहर में हर रोज 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और हर किसी को आश्रय मिला, भोजन मिला, कोई भूखा नहीं रहा, कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई। ये सनातन की शक्ति, आस्था की ताकत का प्रमाण है। महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब को देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, लेकिन हमारे लिए तो यह परंपरा है। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। 66 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए योगी ने इंतजाम कैसे किए, सबकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की, इतनी बड़ी आबादी के लिए खाने पीने और चिकित्सा का प्रबंध कैसे किया, क्राउड कंट्रोल के लिए कौन कौन से सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए, और सफाई कर्मियों ने, रोडवेज के ड्राइवर्स ने, कंडक्टर्स ने, नाव वालों ने और हेल्थ वर्कर्स ने महाकुंभ के सफल आयोजन में क्या भूमिका निभाई। प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश को महाकुंभ से कितना लाभ हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले विरोधी दलों नेताओं को क्या नसीहत दी, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं महाकुंभ खत्म होने के बाद आज संगम पर कैसा नजारा था। आपने सोचा होगा कि महाकुंभ की समाप्ति के बाद संगम क्षेत्र में सन्नाटा पसर जाएगा, सब चले गए होंगे, श्रद्धालु दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी संगम क्षेत्र में भारी भीड़ नजर आ रही है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आज सुबह 8 बजे की हैं। सुबह सुबह संगम नोज पर अच्छी खासी भीड़ थी। हालांकि महाकुंभ के दौरान संगम नोज पर श्रद्धालुओं की जितनी संख्या दिखाई देती थी, उसके मुकाबले आज लोगों की तादाद थोड़ी कम थी। बाईं तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आज सुबह की है, और दाईं तरफ की तस्वीर कल सुबह की है। दोनों में फर्क आपको नजर आएगा, लेकिन आज भी लाखों लोग संगम पर पहुंचे। आज संगम नोज पर अफरा तफरी कम थी। श्रद्धालु गंगा में स्नान के बाद घाट के किनारे बैठकर आराम से पूजा अर्चना कर रहे थे। आज पुलिस की तरफ से ऐलान नहीं किया जा रहा था कि स्नान करने के बाद घाट पर रुके नहीं, तुरंत घाट खाली करें। आज दुकानदारों की संख्या कल के मुकाबले कम हो गई है। ज्यादातर रेहड़ी पटरी वालों ने सामान समेट लिया है। घाटों पर पंडित और नाव वाले भी आज कम दिखाई दिए, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात में कोई कमी नहीं थी। आज भी पुलिस फोर्स तैनात थी। बड़े बड़े अफसर मेरा क्षेत्र में मौजूद थे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह ही अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंच गए थे। योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम नोज तक की यात्रा की। इस दौरान योगी ने आज फिर पक्षियों को दाना खिलाया और इसके बाद संगम नोज पर पहुंचकर मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और बिना किसी विघ्न के 45 दिनों का महाकुंभ संपन्न कराने के लिए मां गंगा को आभार जताया। सूर्यदेव को प्रणाम किया,
तीर्थराज प्रयाग की वंदना की, आरती की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ संगम के पास बड़े हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और महाकुंभ के सफल समापन पर उनकी पूजा भी की। बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के बाद योगी ने संगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कुछ झाड़ू उठाई और गंगा के घाटों पर जो थोड़ा बहुत कचरा था उसे साफ किया। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे, उनके साथ सभी मंत्री और अफसर भी इसी काम में जुट गए। इसके बाद योगी गंगा के पानी में उतरे, मास्क लगाया, ग्लव्स पहने, टोपी लगाई और पानी में तैर रहे कचरे को इकट्ठा करने लगे। क्योंकि महाकुंभ के दौरान करीब 32,000 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगी थी, 3 शिफ्ट में 24 घंटे सफाई का काम हो रहा था, इसलिए घाटों पर और नदी के पानी में बहुत ज्यादा कूड़ा नहीं था। लेकिन कल ही महाकुंभ का समापन हुआ है, टेंट हट रहे हैं, दुकानदार अपना सामान समेट रहे हैं। आखिरी दिन जो भक्त आए उनके जाने के बाद कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के ग्लास, पॉलिथीन और थोड़ा बहुत कचरा नदी के किनारों पर बिखरा था। उस कचरे को योगी ने इकट्ठा करके गार्बेज बैग में भरा। योगी ने कहा कि मां गंगा ने 66 करोड़ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि संगम क्षेत्र को फिर से पूरी तरह स्वच्छ करें। इसके बाद योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों को सम्मानित करने पहुंचे। इस बार महाकुंभ की स्वच्छता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। जिस आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे हों, वहां लगातार साफ सफाई बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। 32,000 ट्रेंड सफाई कर्मचारियों की तैनाती हुई। नदी के किनारे घाटों की सफाई के लिए 1800 गंगा दूत नियुक्त किए गए। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। 50,000 से ज्यादा चेंजिंग रूम बनाए गए। घाटों के किनारे कूड़ा डालने के लिए 20,000 से ज्यादा ट्रैश बिन रखे गए। नदी में कचरा न रहे इसके लिए बड़ी बड़ी फ्लोटिंग मशीन्स लगाई गई, जो रोज 15 टन कचरा नदी से निकाल रही थी। इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में 32,000 सफाई कर्मियों ने दिन रात परिश्रम किया। इसलिए आज जब योगी सफाई कर्मियों के पास पहुंचे तो उन्हें नमन किया। योगी ने कहा कि पिछले कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया था और इस बार महाकुंभ के बाद वो सफाई कर्मियों के सामने सिर झुकाने आए हैं। योगी ने कहा सिर्फ सम्मान नहीं, वो सफाई कर्मियों के जीवन में बदलाव करेंगे। उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। सारे सफाई कर्मियों को बोनस मिलेगा। उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जाएगा और जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उन्हें कैसे पक्का किया जाए इस पर वो विचार करेंगे। योगी ने कहा यह सफाई में लगे भाई बहनों की मेहनत से ही महाकुंभ को स्वच्छ रखने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास के सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की, क्या देसी क्या विदेशी, हर एक ने कहा स्वच्छता थी, बहुत स्वच्छ था, अच्छा था। मैं देखता था क्योंकि प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। आप सभी के साथ मेरा ये पूरा मंत्रिमंडल सहभोज करने के लिए भी उतावला है, क्योंकि अब तक तो हम लोग दूर दूर से ही मिलते थे। क्योंकि मैं जब भी आता था मैं आयोजन में, तो मुझे विभिन्न अलग अलग कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता था, आपके साथ नहीं बैठ पाता था।
दूर से ही मैं हाथ हिलाता था तो मैं देखता था कोई ना कोई हमारा सफाई कर्मी या कोई ना कोई बहन वहां से हाथ हिला करके अभिवादन कर लेती थी। लेकिन आज आपके साथ बैठ करके सभी लोग आनंदित होंगे। मैं एक बार फिर से 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाद प्रक्षालन के माध्यम से आपको इस सम्मान दिया था। आज हमारे सभी सहयोगी आपके साथ सहभोज में भागीदार बनकर के आपका मान बढ़ाने का काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद योगी और उनके मंत्रियों ने सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया। खाने के दौरान योगी ने स्वच्छता कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा, उन्हें खत्म करने का भरोसा दिलाया। खाने के बाद सभी सफाई कर्मचारियों को उपहार देकर विदा किया। इनको बाकायदा देखिए एक गिफ्ट हैम्पर भी मिला है जिसमें दिव्य भव्य स्वच्छ कुंभ का जिक्र किया गया है। क्या क्या है इसमें, जरा आप दिखाएंगे क्या? इसमें एक कपड़ा है, देखिए ये देखिए कपड़ा मिला है, शर्ट पैंट का कपड़ा है। और इसके अलावा क्या मिला है आपको? और इसके अलावा ये देखिए सरकार की तरफ से एक लोगो दिया गया है और इस लोगो में महाकुंभ प्रयागराज का जिक्र है। दिखा सकती हैं क्या क्या मिला है आप लोगों को? साड़ी मिला है। साड़ी मिला है, देखिए अम्मा खुश हैं। साड़ी मिला है, साड़ी अच्छी लग रही है। हाँ बढ़िया है, अब जौन मिला अच्छा मिला। चूंकि पूरे महाकुंभ में सिर्फ सफाई कर्मचारियों ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने, नाविकों ने भी अहम भूमिका निभाई। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता कर्मियों से मुलाकात करने के बाद नाविकों का भी आभार जताया, उन्हें भी सम्मानित किया। योगी ने कहा कि त्रेता युग में निषाद राज ने भगवान राम को गंगा पार कराई थी। आज वही पुण्य का काम निषाद राज के वंशजों ने राम भक्तों को गंगा स्नान करवा कर किया। महाकुंभ के दौरान 8000 से ज्यादा छोटी बड़ी बोट्स संगम में थी। सरकार की तरफ से स्टीमर्स, मोटर बोट्स के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट्स भी तैनात थी। योगी ने कहा कि इन नाव वालों ने महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को पार लगाया। नाविक भक्तों के लिए गाइड बन गए। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी श्रद्धालु के साथ ज्यादती नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। योगी की बात सुनकर नाव वाले भी जोश में आ गए। सब ने मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए। महाकुंभ में भक्तों के सैलाब को संगम तक पहुंचाने में रोडवेज की बसों ने भूमिका निभाई। आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ के दौरान यूपी परिवहन निगम की 7000 से ज्यादा बसें यूपी के अलग अलग शहरों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक लेकर आईं। 1900 एकड़ में 100 से ज्यादा जगह पार्किंग बनाई गई थी। इन पार्किंग से श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र ले जाने के 750 से ज्यादा शटल बसों को काम में लगाया गया था। इन बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने दिन रात काम किया। इसलिए आज इन सभी ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, उनका आभार जताया, उनकी बातें भी सुनी। ये सब देखकर ड्राइवर्स बहुत प्रसन्न थे। ड्राइवर्स ने पहले जय श्री राम के नारे लगाए, फिर एक ड्राइवर ने कविता के रूप में अपने मन के भाव को व्यक्त किया। मन में जाना होई आज सूर्य धाम है कि विश्व में अनोखी महाकुंभ की छटा को देखी। मन में जाना होई आज सूर्य धाम है। भारतीय धर्म और सभ्यता समय के अंक भूमि तीर्थ राज की जग से। महाकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को कंट्रोल करने की थी, क्राउड मैनेजमेंट की थी। इसके लिए योगी ने महाकुंभ शुरू से पहले ही तैयारियां शुरू की थी। 10,000 एकड़ एरिया में मेला क्षेत्र बसाया। 5,000 एकड़ से ज्यादा एरिया में 100 से ज्यादा पार्किंग बनाई गई। मेला क्षेत्र में करीब 1 लाख टेंट्स लगाए गए। वहां तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई और इस पूरी व्यवस्था के लिए 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की गई। केंद्र और राज्यों को मिलाकर 80,000 से ज्यादा तो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। पूरे मेला क्षेत्र में 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से जो भी लाइव फीड आ रही थी उसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस पर नजर बनाए हुए थे और ये तैयारी काफी काम आई। महाकुंभ सकुशल संपन्न हो गया। आज योगी आदित्यनाथ ने
अफसरों और पुलिस कर्मियों की जमकर तारीफ की। मेलाधिकारी, यहां के मंडलायुक्त, यहां के जिलाधिकारी, सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल डीजी, सीपी, डीआईजी मेला, एसएसपी मेला और अन्य तमाम विभागों ने लखनऊ से समय समय पे आकर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव सिंचाई, मैं रात्रि को 10 बजे कहता था, सुबह में जानकारी लेता था कि वे क्या आगे उनसे क्या पूछा जाए, तब तक पता लगता था सुबह 6 बजे मुझे रिपोर्ट मिलती थी कि फलाने प्रमुख सचिव प्रयागराज पहुंच गए हैं। अलग अलग रूट पर अलग अलग सीनियर अधिकारी। आप सोचिए, एडिशनल डीजी स्तर का अधिकारी जनता जनार्दन की सेवा के लिए सड़कों पर यातायात की व्यवस्था बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है, ऐसे जैसे अपना आयोजन हो। किसी ने यह नहीं कहा कि साहब मैं तो एडिशनल डीजी हूं या प्रमुख सचिव हूं, मैं यहीं से मॉनिटर करूंगा। नहीं, आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतर आया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार पुलिस के रोल की सबने प्रशंसा की और पहली बार उत्तर प्रदेश में बदली हुई पुलिस देखने को मिली, फ्रेंडली पुलिस देखने को मिली और महाकुंभ में जो हुआ उसका लाभ पूरे प्रयागराज को मिला। योगी की सरकार ने महाकुंभ से पहले पूरे प्रयागराज शहर को चमका दिया। महाकुंभ में जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें से 6,000 करोड़ तो सिर्फ प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगे। आज योगी ने बताया कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज में 200 से ज्यादा सड़कों की मरम्मत का काम किया गया, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास तैयार किए गए, 67,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, 12 किलोमीटर के टेम्परेरी घाट के अलावा कई पक्के घाट बनाए गए जो आगे भी बने रहेंगे। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर, यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रयागराज आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ और आज जो भी प्रयागराज आएगा तो प्रयागराज को देख करके अभिभूत था। देख करके यहां के विकास, यहां की सुविधा, यहां के मॉडल को देख करके वो सेल्फी ले रहा था, चौराहे चौराहे पे सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। एक और बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के इस महापर्व ने सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को एक रिलीजियस हब के तौर पर स्थापित कर दिया। अयोध्या, काशी, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन और गोरखपुर तक महाकुंभ से लौटते समय श्रद्धालु जिन जिन रूट्स पर गए वो एक तरह से नए धार्मिक सर्किट की पहचान ले रहा है। आज योगी ने इसका भी जिक्र किया। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का एक सर्किट बना, अयोध्या धाम और गोरखपुर का। 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से
श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का, और पांचवां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान रेलवे की भूमिका की भी तारीफ की। योगी ने कहा कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से वो दिन में कई बार बात करते थे, जहां भीड़ होती थी वहां से ट्रेन चलाने का अनुरोध करते थे, और अश्विनी वैष्णव ने कभी निराश नहीं किया। रेलवे ने 13,000 ट्रेन चलाने का फैसला किया था, लेकिन 16,000 से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो पिछले कुंभ से 4 गुना ज्यादा है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के अलग अलग स्टेशन और ट्रेन के जरिए 4.25 करोड़ से ज्यादा यात्री पहुंचे। रेलवे ने 1.5 लाख यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग एरिया बनाए, 21 फ्लाईओवर और अंडरपास बनवाए। क्राउड कंट्रोल के लिए 1100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाए गए। दिल्ली में कमांड सेंटर बना, उसमें अश्विनी वैष्णव खुद रात भर मौजूद रहे। आज महाकुंभ के समापन के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे। रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और आरपीएफ के जवानों से मिले और उनके काम की सराहना की। महाकुंभ के इस सफल आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज हमारे संस्कृति के इस बहुत बड़े महापर्व में सबने मेहनत की, सबने अपना अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूं। और जो इस आयोजन से सीखने को मिला है, उससे हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें, लगातार अपने कार्यशैली को सुधारते रहें। महाकुंभ में मेहनत से काम करने वालों को योगी ने इनाम दिया, अच्छा काम करने वालों को रिवॉर्ड दिया। रेलवे भी अपने कर्मचारियों को रिवॉर्ड करेगा। लेकिन महाकुंभ का एक और सुनहरा पक्ष यह है कि यहां अमीर गरीब का भेद मिट गया। गरीब आदमी ने खूब पैसे कमाए, अमीरों ने जी खोलकर दान दक्षिणा में लुटाए। छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी लगाने वालों को कितना लाभ हुआ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसी ने चाय बेचकर 5,000 रुपए रोज कमाए, किसी ने 10 रुपए में चंदन का टीका लगाकर 65,000 रुपए कमाए, किसी ने दातुन बेचकर 40,000 रुपए कमाने का दावा किया। एक यूट्यूबर मिला जो महाकुंभ के वीडियो शूट करके फॉलोअर बढ़ाना चाहता था, लेकिन यहां आकर लेमन टी बेचने लगा और 3 लाख रुपए कमाए। जिसको कुछ नहीं मिला उसने गंगा से सिक्के बटोरे, उसे भी 30,000 रुपए मिल गए। ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ पैसे वालों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों की खूब मदद की। जैसे कोका कोला ने प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकल करके 21,000 जैकेट्स बनाई और सफाई कर्मचारियों और नाविकों को बांटी। मैनकाइंड फार्मा ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए। एवरेडी ने पुलिस को 5,000 सायरन वाली टॉर्चेज और बैटरीज मुफ्त में दी। गौतम अडानी ने भंडारा लगाया जहां 1 लाख लोगों को हर रोज मुफ्त खाना दिया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों ने तो अपने शटर डाउन कर दिए, वो अपने अपने शहर वापस लौट गए। लेकिन आज जब खोमचा लगाने वाले, छोटा मोटा सामान बेचने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वालों ने अपनी दुकानें समेटनी शुरू की तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें आने वाले दिनों में रोजगार की चिंता थी, लेकिन एक्सपर्ट ने उन्हें समझाया
कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आने वाले जिन 3 लाख करोड़ का जिक्र किया है, उसका लाभ इन सब लोगों को भी मिलेगा जिनके लिए महाकुंभ रोजगार का एक बड़ा सोर्स बना था। इस महाकुंभ से पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और विशेष तौर पर प्रयागराज के विकास को तो पंख लग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट की तारीफ की। योगी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन दुनिया भर के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए रिसर्च का विषय बन गया है। मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। 45 दिन का महाकुंभ 140 करोड़ भारतीयों की एकता का महाकुंभ था और यह युग परिवर्तन की आहट है। मोदी ने कहा कि एकता के महायज्ञ में सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बच्चे और बुजुर्ग जुटे, महिलाएं और युवा जुटे। मोदी ने कहा कि महाकुंभ में गरीब अमीर, जाति धर्म, गांव शहर, देसी विदेशी और विचारधारा के सारे भेद मिट गए। पूरी दुनिया ने महाकुंभ में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन किए। मोदी ने कहा जितनी बड़ी संख्या में नौजवान इस महापर्व में शामिल हुए, उससे साफ है कि भारत की युवा पीढ़ी सनातन के संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है। अब हर किसी को एकता के इसी महामंत्र को जीवन का मंत्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया है। और आखिर में मोदी ने कहा कि मैं इतना जानता हूं, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। आज नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एक है तो सेफ है के नारे से जोड़ा, एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया। कहा कि महाकुंभ सनातन की एकता का प्रतिबिंब है। महाकुंभ से पहले सनातन की भक्ति की इतनी लंबी चर्चा तब हुई थी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, लेकिन वहां लोगों को इनवाइट किया गया था। महाकुंभ में लोग अपने आप पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य था, दिव्य था। वहां सेलिब्रिटीज थे, उन पर फोकस था, समाज के प्रतिष्ठित लोग थे। महाकुंभ देश के आम आदमी का मेला था। यहां सेलिब्रिटीज और वीवीआईपी दिखाई तो दिए पर भीड़ में खो गए। महाकुंभ मूल रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। देश के कोने कोने से आए करोड़ों लोगों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति का मंच बन गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अब इसके राजनीतिक नफे नुकसान की बात होगी। 66 करोड़ श्रद्धालु आए, उनके सियासी असर की बात होगी। मोदी और योगी को सफल आयोजन का क्रेडिट मिलेगा तो विरोधियों को बहुत तकलीफ भी होगी। अखिलेश यादव ने कुंभ में आने वाले लोगों की भावनाओं को समझने में काफी देर की। पहले सवाल उठाते रहे, लेकिन जब भक्तों की भीड़ देखी तो वो भी डुबकी लगाए ताकि कल को कोई ये ना पूछ ले कि वो महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं गए। कांग्रेस में 2 तरह के लोग दिखाई दिए। एक तरफ तो डीके शिव कुमार और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं आए। मैं हैरान हूं, अगर राहुल गांधी संगम में डुबकी लगा लेते तो क्या बिगड़ जाता। अगर उनका तर्क यह है कि उनका पर्सनल मामला है तो फिर उन्हें अपनी एब्सेंस से होने वाले राजनीतिक नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल ने तो कैमरे पर कहा था कि वो दिल्ली का चुनाव होने के बाद कुंभ जाएंगे, पर उनकी लुटिया यहीं डूब गई। अब जब जब चुनाव होंगे, योगी आदित्यनाथ लोगों को याद दिलाएंगे कि ये सब चुनावी हिंदू हैं। राहुल, केजरीवाल, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब बात दिल्ली की राजनीति की कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तकरार रोज की तरह जारी है। आज विधानसभा में तो शांति रही, लेकिन विधानसभा परिसर के बाहर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। आज पुलिस ने आतिशी के साथ पहुंचे सभी 21 विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से रोक दिया और इसके बाद
आम आदमी पार्टी के एमएलए पुलिस से भिड़ गए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आतिशी विधायकों के साथ असेंबली के मेन गेट पर धरने पर बैठ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। आतिशी नेताओं ने सदन की कार्रवाई से सस्पेंड किया गया है, लेकिन विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से कैसे रोका जा सकता है? वो राष्ट्रपति से बीजेपी के तानाशाहीपूर्ण रवैये की शिकायत करेंगी। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, कल उनसे मिलने का समय मांगा है, क्योंकि आज जो गैर लोकतांत्रिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कदम उठाया है, उसके खिलाफ कल हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय। आम आदमी पार्टी के 21 विधायक तो विधानसभा के बाहर थे। सदन में उनकी पार्टी की तरफ से सिर्फ अमानतुल्लाह खां मौजूद है। अमानतुल्लाह खां ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोकने का मुद्दा उठाया। स्पीकर से पूछा किस नियम के तहत विधायकों को परिसर में घुसने से रोका जा सकता है। इसके बाद स्पीकर विजय गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का सस्पेंशन नियमों के तहत हुआ है। ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि सस्पेंडेड विधायक को विधानसभा परिसर में आने की इजाजत दे या नहीं। सदन का तात्पर्य है जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी और ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा और जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तो वो बाकायदा सदन के हर हिस्से में हर जगह वो भाग ले सकते हैं। ये सही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, सदन नहीं चलने दिया, एलजी को डिस्टर्ब किया, उन पर विधानसभा के नियम अप्लाई किए गए। और यह भी सही है कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो बीजेपी के एमएलए को मार्शल्स की मदद से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन बीजेपी को उसी तरह का व्यवहार करने की क्या जरूरत? नई मुख्यमंत्री, नए स्पीकर को कम से कम नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विरोधी दलों के नेता वेल में आ गए थे, पोस्टर लहरा रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन मोदी अपना भाषण देते रहे। बीच में रुककर शोर मचाने वालों को पानी भी पिलाया, उन्हें शर्मिंदा किया। संसद में विरोधी दलों के एमपी सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। इसलिए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के एमएलए को सदन से निकालना, उन्हें परिसर में घुसने से रोकना एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। स्पीकर विजय गुप्ता को अपना पूर्वग्रह भूलकर बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इसके एमएलए बाहर बैठकर जय भीम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन नारा लगाते समय उन तस्वीरों को देख लेना चाहिए जहां योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और आज ही पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने नई लिकर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। भगवंत मान ने पंजाब में शराब बेचकर 11,000 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। अब पंजाब सरकार भी शराब के ठेके ई टेंडरिंग के जरिए देगी। नई लिकर पॉलिसी में बियर शॉप्स की लाइसेंस फी 2 लाख से घटाकर 25,000 कर दी गई है। देसी शराब का कोटा भी 3% बढ़ा दिया गया है। भगवंत मान ने फार्म हाउस में अब शराब की 12 के बजाय 36 बॉटल्स रखने की परमिशन दे दी है। जैसे ही भगवंत मान की सरकार ने नई लिकर पॉलिसी जारी की तो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुन्नी जाखड़ ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान की नई लिकर पॉलिसी बनवाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी का जो हाल दिल्ली में हुआ वही हाल पंजाब में भी होगा। दिल्ली से भगाई हुई आपदा आज पंजाब के ऊपर मंडरा रही है
और आपदा है दिल्ली में जो वहाँ की इनफेमस लीकर पॉलिसी और उस पॉलिसी के जो मास्टरमाइंड थे उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ के अंदर डेरा डाले हुए हैं और उस दिल्ली पॉलिसी की तर्ज के ऊपर ही पंजाब की लीकर पॉलिसी उन्होंने बनाई है। मुझे चिंता हमारे पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा जी की भी है। मैं नहीं चाहता और मैं इस बात का मुझे यकीन भी है कि हरपाल चीमा जी भी नहीं चाहेंगे कि उनका हशर भी वही हो जो मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली में हुआ। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवा देता हूं। जाखड़ को जवाब दिया हरपाल सिंह चीमा ने। चीमा ने कहा जाखड़ आम आदमी पार्टी की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करें। बीजेपी को हर रोज आम आदमी पार्टी के सपने आते हैं। जाखड़ साहब, ये पॉलिसी हमारे डिपार्टमेंट के सभी जितने भी हमारे ऑफिसर साहबान हैं और मेरी अध्यक्षता में और हमारी एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसमें हमारे मेरे साथ 3 और मंत्री थे। हम चारों ने मिलकर ये पॉलिसी बनाई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस वाले बहुत ही तड़फ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थी पंजाब में क्योंकि तब वो कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे जाखड़ जी। उनकी देखरेख में पंजाब के 128 लोग मरे थे। पंजाब के में हुस रज्जी हुई थी, तब उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे क्योंकि उनकी पार्टी के लोग थे वो शराब के माफिया से लगे हुए थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, आज कुछ और बयान दे रहे हैं। हम तो लगातार पंजाब के एक्साइज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि दिल्ली में शराब पॉलिसी बदलने का केजरीवाल की पार्टी को नुकसान हुआ। केस बने, जेल जाना पड़ा, बदनामी हुई, सरकार चली गई। इसके बाद भी पंजाब में इतनी जल्दी नई लिकर पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अब फिर सवाल उठेंगे, अब फिर इल्जाम लगेंगे। आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए विरोधी दलों को एक और मौका दे दिया। अगर आप 44 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं तो आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं, वहां की नागरिकता का रास्ता खोल सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। जो लोग अमेरिका जाकर कारोबार करने में इंटरेस्टेड हैं वो $5 मिलियन यानी करीब 44 करोड़ रुपए में गोल्ड कार्ड खरीदकर अमेरिका में बस सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उनकी सरकार ने 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का टारगेट रखा है। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन और भारत समेत दुनिया के सभी देश के नागरिक गोल्ड कार्ड स्कीम के दरवाजे खोल सकते हैं। इस स्कीम की सारी डिटेल अगले 2 हफ्ते में सामने आ जाएगी। We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. अमेरिका में अब तक की पॉलिसी यह है कि $10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके यानी करीब 8-9 करोड़ रुपए लगाकर लॉन्ग टर्म वीजा हासिल किया जा सकता है। अमेरिका में बसने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। बाकी देश भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट करने पर नागरिकता देने को तैयार हो जाते हैं। टर्की में 3.5 करोड़ रुपए, ग्रीस में 2.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से सिटीजनशिप मिलने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, अमेरिका की नागरिकता की वैल्यू समझते हैं, इसलिए उन्होंने $5 मिलियन की शर्त रख दी है। अब जिसके पास 45 से 50 करोड़ रुपए होंगे वही अमेरिका का नागरिक बनने का सपना देख सकेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आजकल सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालना, बिना सोचे समझे वीडियो अपलोड करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आज बिहार में जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय की एक महिला प्रोबेशनरी टीचर ने अपनी नौकरी खतरे में डाल दी। दीपाली ने अपने 2 वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए। दीपाली शाह बिहार में अपनी पोस्टिंग से परेशान है। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दी, लेकिन इस दौरान
मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। इस टीचर ने न सिर्फ गालियों का इस्तेमाल किया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि बिहार के लोगों का भी अपमान किया। पता लगा कि दीपाली शाह दिल्ली के रहने वाली हैं। 1.5 साल पहले केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के तौर पर उनकी भर्ती हुई थी। दीपाली को बिहार के जहानाबाद में पहली पोस्टिंग मिली। दिसंबर 2023 से वो जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में ट्रेनी टीचर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन दोस्तों को दूसरे स्टेट्स में तैनाती मिलने से काफी खफा हो गई और सारा गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए निकाल दिया। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट। इसके बाद दीपाली शाह ने एक और वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो पहले वीडियो से भी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। इस वीडियो में हर सेंटेंस में वो गाली देती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपाली शाह ने कहा कि बिहार रहने लायक नहीं है, बिहार के लोगों को जीने का सलीका नहीं आता, उनके पास सिविक सेंस नहीं है। दीपाली ने वीडियो में यहां तक कह दिया कि बिहार की वजह से भारत पिछड़ा हुआ है, अगर बिहार को भारत से हटा दिया जाए तो देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। I am not kidding. The situation of Bihar is actually it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have. बिहार के लोगों की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की, टीचर पर एक्शन की मांग की। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ट्रेनी टीचर पर एक्शन लेने की मांग की और इसके बाद दीपाली शाह को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन शांभवी चौधरी ने कहा कि जो टीचर गाली गलौज करती हो, जो पूरे राज्य का अपमान करती हो, वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगी और क्या पढ़ाएंगी। इसलिए दीपाली शाह को टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए। दीपाली शाह जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने बिहार के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, गालियां देके बिहार को कोसा। सिर्फ पूरे बिहार के लिए नहीं पर पूरे देश के लिए ये एक सोचने वाली बात है कि वो केंद्र विद्यालय की शिक्षक कैसे बन गई अगर वो ऐसे भाषा का उपयोग करती है। इसीलिए हमने कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी थी और आभार व्यक्त करेंगे कमिश्नर का, जिन्होंने उन्हें तुरंत निलंबित किया। जिस तरीके से वो अपने वोकैबुलरी को यूज करती, जिस तरीके से वो अपनी बातों को यूज रख रही थी, इस तरह से उन्होंने बिहार के बारे में एक बहुत भद्दा पिक्चर प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ऐसे इंसान को बिहार में रहने का तो क्या, शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सस्पेंड करना सोल्यूशन नहीं है। हम कमिश्नर से मांग करते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए, उनको शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं। ये बात तो सही है कि दीपाली शाह ने बिहार के बारे में जो कहा वो सरासर गलत है। दीपाली शाह की इस हरकत से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। खासतौर पर किसी टीचर को तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए और पब्लिकली सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास नहीं निकालनी चाहिए। हालांकि दीपाली शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ है, उन्होंने पुलिस को रिटर्न अपॉलॉजी दे दी है, लेकिन उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, इसलिए दीपाली को सोशल मीडिया पर भी माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद इस मामले को खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर आप 44 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं तो आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं, वहां की नागरिकता का रास्ता खोल सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। जो लोग अमेरिका जाकर कारोबार करने में इंटरेस्टेड हैं वो $5 मिलियन यानी करीब 44 करोड़ रुपए में गोल्ड कार्ड खरीदकर अमेरिका में बस सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उनकी सरकार ने 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का टारगेट रखा है। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन और भारत समेत दुनिया के सभी देश के नागरिक गोल्ड कार्ड स्कीम के दरवाजे खोल सकते हैं। इस स्कीम की सारी डिटेल अगले 2 हफ्ते में सामने आ जाएगी। We're going to be
selling a gold card. You have a green card, this is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. अमेरिका में अब तक की पॉलिसी ये है कि $10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके यानी करीब 8-9 करोड़ रुपए लगाकर लॉन्ग टर्म वीज़ा हासिल किया जा सकता है। अमेरिका में बसने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। बाकी देश भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट करने पर नागरिकता देने को तैयार हो जाते हैं। टर्की में 3.5 करोड़ रुपए, ग्रीस में 2.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से सिटीजनशिप मिलने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, अमेरिका की नागरिकता की वैल्यू समझते हैं, इसलिए उन्होंने $5 बिलियन की शर्त रख दी है। अब जिसके पास 45 से 50 करोड़ रुपए होंगे वही अमेरिका का नागरिक बनने का सपना देख सकेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।